ऐसे कल मैंने एक बच्चे को, वो एक मतलब एक घर के खिड़की पे था, लड़की को तंग कर रहा था, खिड़की खोलो मैं अंदर आ जाऊंगा। आज माह मुबारक में, ये कश्मीर की बात है, कल की बात है ये। मैंने उस लड़की ने कांपते कहीं और फोन नहीं किया, उसने अपने भाइयों को नहीं कहा, उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, उसने मुझे कॉल किया। लोगों ने मेरा ट्रेलर देखा एज एन सोशल एक्टिविस्ट। मुझे कोई, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं? चोरों को लगता होगा, चोरों को लगता है, क्योंकि अगर आप वो एक लाइन सुनेंगे शेखुल आलम साहब की, युस्कू ज़ातस तमिस्कू आलम, कौन जनते इंसान, यही तो है ना कौन। तो मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों को डिफेम करते हैं। मैं उस डिफेम की बात, देखिए मैं कल का ही पोस्ट की जिक्र मैंने अभी भी की, मैं उस बंदे को डिफेम करता हूँ जिसको मैं 4 बार वार्न करता हूँ आप ये मत करो। मैंने ऐसे लोगों को डिफेम किया, अगर आप उनकी करतूतें देखेंगे आप शर्मसार। सोशल मीडिया का आप अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो उसमें कितनी रिसर्च होती है, कितना वक्त आप सर्व करते हैं, फिर आपका एक वीडियो आता है, काफ़ी उसमें रिसर्च भी होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि टैड रिसर्च, फुल फ्लेज्ड आपने रिसर्च की होती है, फिर आप वीडियो डालते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। देखिए उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा, मैंने JKPSC का मतलब वो स्कैम ओपन किया था, +2 लेक्चरर्स में फ्रॉडलेंटली लगे थे जो ये फिजिकल एजुकेशन के थे, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा, 2 साल लगे कलेक्ट कर। हर जगह अगर देखेंगे चेक्स का मेनू कटता है, फिर कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं कहता हूँ मैं जो वे करता हूँ वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन मजबूर हूँ मैं तो खुद बोल रहे हो आप ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। मगर बारिश से पहले आप पावर में तो आइए, तभी तो आप ये कर सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ लोगों से, आप कहते हो ना कैसे करना है, किन चीजों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, किन चीजों? मैं इन्हीं मुद्दों पे लड़ूंगा कि मैं इनको सीधे दे दूंगा। हर कोई पॉलिटिकल लीडर यही कहता है। नहीं, अगर हम किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आज लिखा होता है बाहर, अगर हम पहले गेट पे लिखा होता है कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। हाँ, लिखने और प्रैक्टिकली करने में आसमान जमीन फर्क। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की बात है तो ये शहरों गांव जाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जलसे होते हैं। तो बारी की क्या तैयारी है इसमें? बारी ने एक ट्रेलर दिखाया एज ए सोशल एक्टिविस्ट। बारी ने सेक्रीफाइस किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने सेक्रीफाइस जॉब किया। बारी ने 1.5 साल जेल में रहा। बारी बात करता है हमारे जितने भी मौलवीज मस्जिदों में थे जो अरेस्ट हुए थे, चाहे दाऊदी साहब हो, चाहे वीरी साहब हो, उनकी बात करता। जानना चाहूँगा आप कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि किस पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे आप ही मुझे बता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप शायद बीजेपी के साथ है, आपका जो बैकग्राउंड है बीजेपी के साथ है, आपका जो बैक है। अच्छा, अगर मैं बैकग्राउंड बीजेपी का होता, मैं क्या 1.5 साल जेल होता, क्या मैं टर्मिनेटेड होता? आप ही मुझे बता दीजिए। मैं आज भी, मैंने अभी भी आपके सामने मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ बीजेपी का, क्यों उन्होंने जो पॉलिसी की गुज्जर एंड बकरवाल। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं जो भी बात कहता हूँ वो दिल से, पहले ही आपको कहा, जो भी अच्छा इंसान करेगा। मैंने केजरीवाल की बात की, मैंने ममता बनर्जी की बात की, मैंने इवन इनकी बात की, तारिगामी साहब की बात की। अगर मेरी उनसे केमिस्ट्री मिलती, वो तो अलग केमिस्ट्री के है। चंद लोग तो तारिगामी साहब को कहते हैं ये बेदीन है, लेकिन मैं वो नहीं मानता हूं। मैं एज ए चाहता था उनको एज ए पार्लियामेंटेरियन, ताकि वो लोगों के हित में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करते, वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात। साहब, आपके बातों से यही मुझे लग रहा है कि यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियाज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन योर माइंड टू गेन वोट बैंक्स। ये मुझे आपकी बातों से लग रहा है। नहीं, मैं वोट बैंक मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ। मैं खुद फिर लड़ूंगा ही नहीं, मैं खुद फिर हूँ ही नहीं कुछ। मैं चाहता हूँ वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे। आप लोगों से जनरल पूछ लीजिए, जो मैंने 3 कैंडिडेट्स बोले, चौधरी लाल सिंह, मैंने तारिगामी साहब का नाम लिया, इंजीनियर रशीद का नाम लिया, इन 3 को और 2 ऐड कर लीजिए, इन 5 को आप ऐड कर लीजिए खुद। अगर कोई भी ये कहेगा नहीं ये डिजर्व नहीं करते हैं, तो मैं तो छोड़ दूंगा। ऑल दो पॉलिटिकल वर्कर्स कहेंगे नहीं हमारा ही लीडर इन होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं इनको आज ओपन कहूँ, चलिए मैं इनको आपके चैनल के वसादत से ओपन चैलेंज दे देता हूँ, अगर मुझसे कोई बेस्ट कैंडिडेट इनको अनंतनाग राजौरी सीट में मिलेगा, बेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट, क्वालिफाइड और हर एक चीज को जानने वाला, अगर मुझसे बेस्ट आएगा ना कैंडिडेट इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो कोई भी, मैं उनको दावत देता हूं, मैं उसके सपोर्ट में एक घर में जाऊंगा, वोट मांगूंगा। आज हमारे साथ इस पॉलिटिकल टॉक शो में बात करने के लिए मौजूद है टर्मिनेटेड प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अब्दुल बारी नायक साहब,
जो अब सियासत में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम. ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. थैंक यू यहाँ आने के लिए और मुलाकात के लिए. आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको नहीं लग रहा है कि लोग आपको सोशल एक्टिविज्म के लिए पसंद कर रहे हैं, मगर आखिरकार क्यों आपने सियासत में टांग डाली, क्यों आप सियासत में आना चाहती हो? देखिए, अगर आप देखेंगे मैंने जितने भी स्कैम निकाले, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा स्कैम हो जहाँ पर फ्रॉडुलेंटली आज डायरेक्टर साहिब अपनी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनका सपोर्ट करके उस पोजीशन पे पहुँचाया. उसके बाद आपने देखा हायर एजुकेशन में JKPSC में कितने फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट्स पे लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, +2 लेक्चरर, KS ऑफिसर्स. EWS यहाँ पर फेक और फ्रॉडुलेंटली एक्योर की जाती है. उसमें बहुत सारे तहसीलदार, पटवारीज, बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व है. बहुत बड़ा स्कैम है वो. चाहे उसके अलावा अब आप देखेंगे हमारी गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी का जो उनका ट्राइबल स्टेटस था, उनकी ट्राइबल सर्टिफिकेट्स थी, उसको मिसयूज़ किया गया. चाहे कठुआ की बात हो या कुपवारा की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में लगे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में या एजुकेशन में, कोई भी डिपार्टमेंट खाली नहीं है जहाँ पर फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड सर्टिफिकेट्स सबमिट करके उनको पोस्ट्स मिले हैं. अब इन बहुत सारे डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कैम की आप बात कर रहे हो जिनको आपने बेनकाब किया या जिनको आपने पब्लिक डोमेन में लाया. सबसे बड़ा स्कैम आज तक आपने कौन बेनकाब किया, कौन स्कैम का नाम बताइए? देख लीजिए, जो ये फेक और फॉर्जेड डॉक्यूमेंटेबल लगे हुए हैं, ये फार्मासिस्ट्स, बहुत सारे फार्मासिस्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में है जिन्होंने कहीं डिग्री की ही नहीं, और वो रिकॉर्ड है नियर अबाउट 4000 फार्मासिस्ट्स का. मैंने इवन जो डायरेक्टर इससे पहले थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको सीधे भेजा भी पूरा लिस्ट के. मैंने वहाँ जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर है, उनसे बात भी की, उनको लाइन पे भी लिया. उनने सीधे कहा ये कैंडिडेट्स हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद मैंने हायर अप्स को लिखा, लेकिन उन्होंने उन रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल नहीं किया. तो इसमें अब क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए. इतना बड़ा फ्रॉड था. उसके बाद JKPSC में मैंने +2 लेक्चरर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, PhD सर्टिफिकेट्स हो या MPhil सर्टिफिकेट्स हो, वो सब फ्रॉड है. अब उसको मैंने हाईलाइट किया, लेकिन सिस्टम ने उनको नहीं निकाला. कश्मीर यूनिवर्सिटी में आप खुद ही बोल रहे हैं कि सिस्टम ने उनको नहीं निकाला. इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद ऑफिशियल्स आपको क्रेडिबल सोर्स नहीं मानते या आपको एक मजाक समझ रहे हैं. देखिए, ऑफिशियल्स की अपनी अपनी मजबूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी करप्शन होता है वहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होता है, उसका कज़न भी होते हैं, किन्स एंड निथ्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए ये जो टीम होती है, मीन्स जो ये करप्टेड लोगों की, यहाँ पर हर एक नंगा है. अब सोचता है कोई कि अगर इसका पर्दा उठाऊं तो कल तो मेरा भी उठेगा. इसीलिए क्या मैंने सोचा और मेरी टीम ने और जनरल पब्लिक ने ये सजेस्ट किया कि आप पार्लियामेंट में आ जाओ. अगर मैं कल पार्लियामेंटेरियन हो जाता हूं तो जितने भी ये EWS के किस्से हैं, ST के फेक डॉक्यूमेंट, फॉर्जेड डॉक्यूमेंट पर लगे हैं, या किसी ने भी गलती की है, सिस्टम के साथ खेला, वायलेशन की है, डॉक्यूमेंट की टेम्परिंग की है, उन सबों को निकलना ही निकलना है. सिस्टम मुझे सीरियस लेता है. आपने देखा होगा मैं जुद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से. अभी आपने देखा कठुआ और सांबा में 2 जो प्रिंसिपल्स थे उनको डिमोट किया गया. उन प्रिंसिपल्स ने फिर 150 लोगों का नाम लिया और वो सब 150 के 150 सिस्टम से बाहर निकलेंगे. अगर उन 2 को नहीं निकाला होता तो 150 का नाम नहीं आता है. ऐसे ही जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ, डॉक्टर गुलजार को मैंने हाईलाइट किया, वो जेल में गया. आपको पता है 25 डॉक्टर्स मेरे रडार पे थे, वो 25 के 25 टनल पार है, भागे हुए हैं. अगर किसी भी ऑफिशियल के पास आप जाओगे, कहोगे ये काम कर लीजिए, अगर वो रिश्वत मांगेगा, उसको सिर्फ ये बोल देना मैं डॉक्टर बारी को बोलूँगा, वो रिश्वत लेने से डरता है. अब मुझे क्या चाहिए इसके अलावा? अब आप कहते हैं पॉलिटिक्स में क्यों आए. अगर आप देखेंगे टंगमरग, बारामुल्ला से लेके कुलगाम, हर एक कोर्ट में मेरे खिलाफ इन गुंडों और इन ठगों ने केस किया है. तो मुझे उसमें तारीख पे तारीख लग जाती है. 1 महीने में 8 से 9 दिन मैं कोर्ट कचहरी की तारीखें मैं देता हूं. उसके अलावा इवन मुझे पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है, क्योंकि कंप्लेंट कोई भी हो सकता है. ठग जाते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, पुलिस ऑफिशियल की ड्यूटी है मुझे बुलाना. यानी कि मुझे बारी को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे. और इसके साथ साथ अपनी टीम की बात की, ये जरा समझ नहीं आ रही है बात की डॉक्टर बारी का टीम. देखिए, जब मैं पहले चला था, वो कहते हैं ना अकेले चला था फिर लोग जुड़ते गया और कारवां बनता गया, वैसी बात थी. पहले मैं करप्शन पे सिर्फ अकेले था, 2-4 मेंबर्स थे. हम चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर से करप्शन निकालना,
फिर हमने ओपनली कहा कि जो भी आना चाहेगा हमारे इस ग्रुप में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर हमने उनकी वेरिफिकेशन की। जब वेरिफिकेशन से आज माशाल्लाह हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इवन दिल्ली के भी चंद मेंबर्स हमसे जुड़े हुए 4000 लोग जुड़े हुए हैं, जो हमें कहीं डायरेक्टली क्लू देते हैं या इनडायरेक्टली। यानी कि डॉक्टर बारी के साथ खाली 4000 लोग, 4000 टीम मेंबर्स है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये 4000 लोग, अभी आपने देखा ही था कि मैंने कहा कि चलिए मैं सर्वे करता हूं, वहां पर 11000 लोगों ने वोट किया। 3 दिन के लिए हमने ओपन एक्सेस रखा था, उसमें 11000 और कुछ वोट्स आए थे। उसमें 10000 लोगों ने कहा आप पार्लियामेंट में जाओ, पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट करो, और 1000 ने कहा नहीं अभी आप तैयार नहीं हो, अभी मत करो, आप सोशल एक्टिविस्ट ही बेस्ट हो। लेकिन 10000 ने सीधे कहा हम आपकी मदद करेंगे, आप जाइए वहाँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं डॉक्टर बारी जिस प्रकार से काम करते हैं तो ये एक सोशल एक्टिविज्म उसको हम नहीं कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट का काम ये नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो इस हवाले से बताइए आप। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्टली काम नहीं करती है कहीं किसी भी जगह, तो जनरल पब्लिक में किसी ना किसी को उठना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल तो उठा ना चेंज करने के लिए सिस्टम, तो चेंज हुआ ना। नेल्सन मंडेला उठे ना साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला ने चेंज किया। ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने, या हमारे गांधी जी को ही ले लीजिए, ऑपरेशन हो रहा था, यूनाइटेड किंगडम का यहाँ रूल चलता था, उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ इवन सत्याग्रह चलाया, मॉडरेट टीम्स बनाई और मॉडरेटिज्म के तहत उसने आज़ादी हिंदुस्तान को दिलाई। लेकिन उसके बाद करप्शन ने हर जगह, मतलब अंधेरा छाया हुआ है करप्शन की वजह से, पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर में। इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए किसी एक को उठना पड़ता है, उसके बाद उसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और वो करप्शन इंशाल्लाह एक दिन खत्म होगा। डॉक्टर बारी केजरीवाल के थॉट्स को पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से आपकी आइडियोलॉजी क्या मिलती है? देखिए मैं हर एक का, जिसका भी अच्छा थॉट होगा वो केजरीवाल ही की बात नहीं है। स्टैलिन साउथ में है, ममता बनर्जी है। बताने का मतलब ये है शायद आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले। नहीं, आम आदमी पार्टी में कभी ज्वाइन नहीं करने वाला, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजी है दिल्ली के लिए बेस्ट है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए समथिंग डिफरेंट है। रीजनल पार्टीज क्यों बनती थी? रीजन के इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए। जो जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली, और दिल्ली में अलग चीज है। जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखी वो सबसे बड़ी है करप्शन की, क्योंकि जो जस्टिस मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारा यूथ है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि करप्शन है। वो भी कहता है कि मुझे अब अगर रिश्वत ही 5 लाख 10 लाख होंगे तो मैं भी दे दूंगा, इसलिए करप्शन बढ़ता जा रहा है। अगर हम करप्शन को ही इरेडिकेट करेंगे सिस्टम से, हर एक चीज़ प्रॉपर फंक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ हो, पीडीडी डिपार्टमेंट हो, आरडीडी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, करप्शन माइनस कर दीजिए, आप खुद देख लीजिए फंक्शन कैसे होगा। प्राइवेट स्कूल्स का आपने अभी देखा, ये किस वजह से इतनी फीसेस ले रहे हैं, ये किस वजह से अपने धंधे चला रहे हैं, बुक्स के अपने धंधे ये चला रहे हैं, यूनिफॉर्म्स के, किस लिए? क्योंकि करप्शन सिस्टम में है। अगर सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला है कि आप एडमिशन फी नहीं ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। डायरेक्टर साहब से भी पूछिए, कहता है सीईओ साहब इम्प्लीमेंट करेंगे। सीईओ साहब से पूछेंगे, आपको कहाँ पे खामियां खुसूसन नजर आ रही है? अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे तो आप कभी बोल रहे हैं कि एडमिशन फ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान देख रहे हैं, ट्राइबल्स की आप बात कर रहे हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी सफ़र हो रही है। अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो किस तरीके से ये रिजॉल्व हो सकता है? ये ईजी है, बहुत ईजी है। मैं सच बताऊँ, सीधे अगर आप एडमिशन फ़ी जो है, आप वो जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए ग्राउंड में। आप देखिए एक ऑर्डर क्यों निकलता है? आप बोल रहे हैं कि ऑर्डर निकलता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ऑर्डर निकलता है बस कागजों में दिखाने के लिए लोगों को, देखो आपके लिए ऑर्डर निकला है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो कितनी सैलरी लेता है? 1 लाख 2 लाख। वो किसका है? वो जो सैलरी लेता है वो आपका और मेरा पैसा है, गरीबों का पैसा, गरीब जनता का पैसा है। चाहे एक क्लर्क से लेके हमारे गवर्नर साहब टैक्स पेयर है, सबों का पैसा है। तो उसको उस चेयर का तकद्दुस रखना चाहिए, उस पोजीशन का तकद्दुस रखना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है इस स्कूल की, उसको उस पर सीधे पेनल्टी लगानी चाहिए, और जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि दूसरा डर जाए।
آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ کمپلینٹ میرے پاس ہی لوگ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سنتا ہے اور یہ سیدھے جاتا ہے وہاں پر. ابھی آپ نے کل پرسوں ہی دیکھا کہ ایک جگہ ٹرانسفارمر پچھلے 1.5 سال سے نہیں لگا تھا. میں نے سیدھے ایگزن کو فون کیا, میں نے سیدھے JE کو فون کیا, میں نے کہا کیا بات ہے. پھر کنٹریکٹر نے کہا اس کا قصور ہے, اور یہ سیدھے پبلک ہو گیا. اب وہ کمپلشن ہے ان کا, انہوں نے کل ڈیڈ لائن دی ہے, منڈے تک وہ لگائیں گے. اگر یہی رد عمل ایڈمنسٹریٹو آفیشلز کرتے, سیدھے جاتے گاؤں گاؤں میں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ مسئلہ ہے. آل دو وہ ہر سال آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر وہ کیا لگتا ہے, ہر سال بلاتے ہیں آفیشلز بیک ٹو ولیج میں جاتے ہیں ہر سال. کیونکہ میں پروفیسر رہا, میں بھی بیک ٹو ولیج گیا. میں نے ان کو سیدھے کہا کیا کیا پرابلم ہے. دوسرے سال انہوں نے کہا وہ پرابلم ریزالو ہی نہیں ہوئی. مینز جو ایڈمنسٹریٹو آفیشلز ہو, چاہے DC ہو, ACR ہو, ADD ہو, یا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ہو, ان کو سیدھے گاؤں گاؤں میں جانا چاہیے. کیا کیا پرابلمز ہے, نئے ہفتے دوبارہ جانا چاہیے ٹیم کو, کیا یہ جو پرابلمز ان کے مسائل تھے یہ ریزالو ہوئے کہ نہیں, اسی کو کہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بچے ایگزام دیتے ہیں, بچے سال بھر پڑھتے ہیں, پھر ایگزام کیوں ہوتا ہے ان کا. اسی طرح ہر ایک ایڈمنسٹریٹو آفیشل کا ایگزام ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی چیز امپلیمنٹ کرے تو وہ بیک ٹو ولیج میں جائے, گاؤں میں جائے, یہ کام ہوا کہ نہیں. اگر کسی آفیشل نے نہیں کیا اس کے خلاف ایکشن لے لے. آپ خود آپ یہ بول رہے ہیں کہ ایسے ایسے پروٹوکالز ہونے چاہیے, حالانکہ ایسے پروٹوکالز نہیں ہے, تو کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ ایزی ہے. اگر کوئی اچھا سا لیڈر آئے گا, میں پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا ہوں, پولیٹیشینز ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے پھر رول کرتا ہے, چاہے گجر بکروال کی کمیونٹی ہو میری, چاہے پہاڑی کمیونٹی ہو, چاہے ایون اوپن میرٹ والے ہو, ان کا جو 10% ڈکلائن کیا گیا اور وہ باقی بانٹا گیا, صرف ووٹ بینک پالیٹکس کرتے ہیں پولیٹیشین. لیکن جو لیڈر ہوگا وہ ہر ایک کو یونائٹ کر کے چلے گا, ہر ایک کا داد بداد سنے گا, اس کے بعد جو اس کو بیسٹ لگے گا وہی ایکشن کرے گا. اس لیے ہمیں یہاں جموں اینڈ کشمیر ہے لیڈرز کی ضرورت ہے, پولیٹیشینز کی ضرورت نہیں ہے. باری صاحب یہ رہی بات, خصوصاً ہم نے سوشل ایکٹیویزم کے بارے میں بات کی, اب بات ذرا سیاست کی ہم کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ پریکٹس آف پالیٹکس ان جموں اینڈ کشمیر؟ دیکھیے اگر آپ پوسٹ 2019 دیکھیں گے, یہاں پر ہم لوگوں نے بھروسہ کیا تھا, میں سچ کہوں میں نے بھی بھروسہ کیا تھا. PAGD میں بہت اچھے لیڈرز آ رہے ہیں اور یہ ہمیں اب دفاع کریں گے, کیونکہ انہوں نے 70 سال یہاں پر حکومت کی, چند لوگوں نے 20-22 سال کی حکومت. اب یہ یونائٹ ہو کے ہم کشمیریوں کو بچائیں گے. آل دو انہوں نے نہیں بچایا 2014 میں. ریجنل پارٹیز کو اس ٹائم یونائٹ ہونا تھا اور ایک اچھا سا لیڈر کو بنانا تھا CM, چاہے وہ طارق گامی صاحب کو بناتے, چاہے وہ انجینئر رشید صاحب کو بناتے, جو ایک ہی بندہ تھا, باقی پولیٹیکل پارٹی, تاکہ فریگمنٹ نہیں ہوتا. کیونکہ جب اچھے انسان کو آپ چیف منسٹر بناتے اس دن, تو BJP یہاں نہیں آتا. آپ نے محبوبہ مفتی کا نام نہیں لیا ہے, طارق گامی بول رہے ہو, انجینئر رشید صاحب. دیکھیے میں کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ ان میں کوئی گروپ بندی نہیں تھی. طارق گامی صاحب ایک اچھے لیڈر ہے, انجینئر رشید صاحب ایک اچھے لیڈر ہے. جب ان کے پاس بیک میں کوئی نہیں تھا تو وہ کبھی بھی دوسری اسکیپ گوٹ دوسری پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتے. وہ یہاں مطلب اپنی جو یہ CM شپ ہوتی اس کو وہ بیچتے نہیں. جیسے پارٹیاں ٹوٹتی وہ پارٹی نہیں توڑتے, وہ سیدھے جس کے ساتھ گٹھ بندھن ہوتا وہ سپورٹ کرتے میجر پارٹیز, اور ان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو یا جو ایک آدھ کسی بھی پارٹی کا بنا ہوا MLA اس کو CM بناتے, دوسرے کو ڈپٹی CM بناتے. تو بریک آؤٹ نہیں ہوتا اور 5 سال وہ چلاتے. اس دن انہیں بہت بڑی غلطی کی, نہیں کیا وہ. اس کے بعد دوسری غلطی کیا تھی, جو PAGD بنایا بہت اچھا کیا انہوں نے, اسپوکس پرسن طارق گامی سلیوٹ کرتا ہوں, لیکن انہوں نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اوائڈ کیا, ان کو ایون آنے نہیں دیا. انجینئر رشید صاحب کو اوائڈ رکھا, بہت سارے یا یاسین صاحب تھے, یہاں یہ ٹنگمرگ کے MLA تھے, ان کو انہوں نے ایلینیٹ کیا, جبکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. سب سے بگیسٹ ٹریجڈی دوسری وہ تھی. تیسری ٹریجڈی کیا کی, انہوں نے 5 سال ہم کشمیریوں کو دھوکے میں رکھا, جموں اینڈ کشمیر. یہاں مجھے بتا دیجیے کیا لال سنگھ وہ PAGD کا پارٹ نہیں بن سکتے تھے؟ لال سنگھ ریپریزنٹ کرتے ہیں جموں کو, اور وہ ریئلی میں جو اسپائریشنز آف پیپل لیونگ ان جموں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. لیکن لال سنگھ صاحب کو کہیں نہیں رکھا. ادھمپور میں اپنی پولیٹیکل پارٹی تھی ریجنل, ان کو انہوں نے کہیں ٹاسک میں نہیں لیا. اگر یہ یونائٹ ہو کے لڑتے نا تو دور ہی نہیں تھی ہم اچیو کرتے ہر ایک ٹارگٹ. لیکن انہوں نے مطلب غداری لوگوں کے ساتھ بھی کی, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کی. اس کے بعد جو انہوں نے گٹھ بندھن PAGD میں بنایا, ٹھیک کیا. آج تک ہم سوچتے تھے 5 سال یہ PAGD ہمیں بچائے گا. ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آ گیا عمر صاحب کا, یہ تو ایک جملہ تھا, محبوبہ مفتی کا PAGD کہیں ہے ہی نہیں. میں سوچ رہا تھا یہ PAGD میں طارق گامی صاحب کو کھڑا کریں گے, اننت ناگ کانسٹیچوئنسی سے وہ لڑیں گے.
आप खुद देख लीजिए, अगर आज भी देखेंगे कुलगाम में जितना भी डेवलपमेंट किया वो तारिगामी साहब ने किया, और नॉर्थ में मैंने सोचा था मे बी इंजीनियर साहब को लड़ाएंगे, सेंटर में किसी अच्छे लीडर को, एक्टिविस्ट को, इरफान साहब है वो एडवोकेट, मैंने सोचा था ऐसे लोगों को लड़ाते, इनको पार्लियामेंट भेजते, कल ये असेंबली खुद संभालते, पीडीपी बाकी पार्टी संभालते, लेकिन इन्होंने अभी कहा पीएजीडी कहीं है ही नहीं, ये एक जुमला है, तो लोगों के साथ भी धोखा किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बच्चा तो कुछ नहीं है, जब ये खुद लोगों के हित में बात नहीं कर रहे, जब इनका पीएचडी है ही नहीं, तब बेस्ट है ना हम भी मतलब आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि फिर मेरी टीम ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम लोग ही आते हैं। जब इन्होंने धोखा किया कश्मीरियों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, पहाड़ियों के साथ, गुज्जर एंड बकरवालों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, आप मुझे बता दीजिए 3 पार्लियामेंटेरियन थे हमारे एनसी के थे ना, क्या जब गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों का स्टेटस छीना गया वहां पर उन 3 लोगों ने बात की जबकि वो एलिनेटेड है, वो आइसोलेटेड है, जियोग्राफिकली दे आर आइसोलेटेड, उनको वो स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मिटा सकता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में वो केस डालेंगे तब उनका वो नहीं, उनकी शाइनेस है गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों की, वो अभी भी आइसोलेटेड चलते हैं, वो अभी भी माइग्रेट करते हैं अपने इसके साथ, फॉक्स के साथ, मीनस जो उनकी भेड़ बकरियां हैं वो आइसोलेटेड है, तो तब भी उनका वो स्टेटस छीना गया और वो दिया गया पहाड़ियों के लिए। बहुत सारी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे या अगर हम पीडीपी की बात करें तो यही बोल रहे हैं कि हमने ट्राइबल्स के साथ बहुत कुछ किया, या अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हमने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। जब भी हम किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं बुलंद बांग वो दावे कर रहे हैं कि हमने लोगों के फलाह व बहबूद के लिए बहुत कुछ काम किए, तो आप यहाँ पे नकार रहे हो, आप यही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मुझे ये बता दीजिए जो पहाड़ी लोग हैं उनका रेशो कितना है, आप ये बता दीजिए। नियर अबाउट 3.5 लाख थे, उनको एज ए स्कैप गोट बनाया गया सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। गुज्जर एंड बकरवालों का जो सदियों से हर एक स्टेट में, आप मुझे ये बता दीजिए अगर उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ी लोग भाई रहते हैं, उनको क्यों नहीं किया? नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी लोग हैं, उनको क्यों नहीं किया? सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको क्यों नहीं किया? सिर्फ JNK में पहाड़ी लोगों को इंक्लूड क्यों किया? आप मुझे बता दीजिए। अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, वो लोग के साथ इनजस्टिस क्यों किया? दूसरी चीज, अगर ऑटोमेटिकली कोई अपलिफ्टेड सोसाइटी है, उनके पास हर एक चीज है, हर एक एक्सेसिबिलिटी है, तो उनको जो निहत्ते हैं, जो लूंगे लंगड़े हैं, गूंगे हैं, उनका स्टेटस क्यों देंगे? आप ही मुझे बता दीजिए। आपके पास या उनके पास आंसर है? जिसके पास टांग नहीं है उसको उस टांग के बदले नकली टांग लगानी है। यही गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी के साथ है। उनका अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप बकरवाल की बात करेंगे, अभी भी मुझे बता दीजिए कितने MPs हैं उनके। गुज्जर बकरवाल की बात करेंगे, मुझे बता दीजिए उनके MLAs कितने हैं, मुझे बता दीजिए IAS ऑफिसर्स कितने हैं। वो तो मीगर है। जब मीगर है तो हमें वो ट्राइब करनी है ना अपलिफ्टमेंट। जब उस ट्राइब का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन, हम कहते हैं इक्वालिटी, हम कह लेते हैं जस्टिस, हम कहते हैं इक्वालिटी। जब इक्वल आएगा, ये तभी आएगा जब हम इस पार्ट को अपलिफ्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। जब हम नहीं करेंगे तो वो और गरीब हो जाएंगे और डाउनफॉल। उसके बाद इन्होंने और एक कार्ड खेला, इन्होंने जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के 10% जॉब्स में डाउन किया। 50% इनकी ये थी रिजर्वेशन, अब 40 ही कर दी। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक क्या किया इन्होंने, जितना भी फिजिकली चैलेंज्ड और एक्स सर्विसमैन है उसमें 10% डाल दिया। तो ये ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ इनजस्टिस है कि नहीं? ये सीधे कहते जितने भी ओपन मेरिट है, चाहे शर्मा साहब हो, वर्मा साहब हो, चौधरी साहब, शर्मा और वर्मा साहब हो, चाहे यहाँ पर भट्ट हो, डार हो या सईद हो जो अपर कास्ट है, उनको कहें आप फार्म मत भरिए, आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है, आपकी जॉब्स हम छीन रहे हैं, वो हम बैकवर्ड क्लास को दे रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। जानना चाहूंगा आप कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि किस पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे आप ही मुझे बता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप शायद बीजेपी के साथ है, आपका जो बैकग्राउंड है बीजेपी के साथ है, आपका जो बैक है। अच्छा, अगर मैं बैकग्राउंड बीजेपी का होता, मैं क्या 1.5 साल जेल होता, क्या मैं टर्मिनेटेड होता? आप ही मुझे बता दीजिए। मैं आज भी, मैंने अभी भी आपके सामने मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ बीजेपी का, क्यों उन्होंने जो पॉलिसी की गुज्जर एंड बकरवाल। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं जो भी बात कहता हूँ वो दिल से कहता हूँ। मैंने पहले ही आपको कहा, जो भी अच्छा इंसान करेगा, मैंने केजरीवाल की बात की, मैंने ममता बनर्जी की बात की, मैंने इवन इनकी बात की, तारिगामी साहब की बात की। अगर मेरी उनसे केमिस्ट्री मिलती
وہ تو الگ کیمسٹری کے ہیں. چند لوگ تو طارق غامی صاحب کو کہتے ہیں یہ بے دین ہے, لیکن میں وہ نہیں مانتا ہوں. میں ایز اے چاہتا تھا ان کو ایز اے پارلیمنٹیرین, تاکہ وہ لوگوں کے ہت میں کلگام ڈسٹرکٹ کی بات کرتے, وہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ کی بات کرتے, راجوری کی بات کرتے, پنچ کی بات کرتے, کیونکہ ان کو بات کرنی آتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جب CAA کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے لایا, انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے ان لوگوں کو لائیں گے. سب سے پہلا بندہ طارق غامی صاحب ہے جنہوں نے اس پہ بات کی. وہ کل پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کرتے. باقی مجھے بتا دیجیے 3 پارلیمنٹیرین ہے, آج ہماری بل 1300 ہے, 2500 ہے, 1000 ہے جنرل پبلک کی. 3 پارلیمنٹ ممبرز میں کس نے وہاں پر بات چھیڑی؟ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہمارے, زمین ہماری, پانی ہمارا. اتنا بل کیوں ہے؟ ایک نے بھی بات کی نہیں کی. اگر میں ان کو آج اوپن کہوں, چلیے میں ان کو آپ کے چینل کے وسادت سے اوپن چیلنج دے دیتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی بیسٹ کینڈیڈیٹ ان کو اننت ناگ راجوری سیٹ میں ملے گا, بیسٹ, ایماندار, آنیسٹ, کوالیفائڈ اور ہر ایک چیز کو جاننے والا, اگر مجھ سے بیسٹ آئے گا نا کینڈیڈیٹ ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے BJP ہو کوئی بھی, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. میں اس کے سپورٹ میں ایک گھر میں جاؤں گا, ووٹ مانگوں گا. ورنہ اگر میں ہوں اس کی تعریفیں کر رہی ہو. ہاں میں تو کرتا ہوں. یا اگر ان کو آ جائے تو طارق غامی صاحب کو چانس دے دینا ساؤتھ سے, انجینئر رشید کو نارتھ سے چانس دے دے. ہر ایک پولیٹیکل پارٹی یونائٹ ہو کے انجینئر رشید صاحب کو نارتھ سے اٹھائے, ساؤتھ سے طارق غامی صاحب کو اٹھائے, سینٹرل سے کسی ایکٹیوسٹ کو اٹھائے. کہاں سے؟ مجھے نہ اٹھائے, میں انٹرسٹ نہیں ہوں. پھر اگر کمبائن یہ سب پولیٹیکل پارٹیز یہی کریں گے, چودھری لال سنگھ کو وہ جموں سے اٹھائے, ایسے ہی کسی ایکٹیوسٹ کو جموں سے اٹھائے, تاکہ جو لیڈرشپ کوالٹیز جس میں ہو, میں ان کے پیچھے چلوں گا. میں یہ بند کروں گا, آج سے ہی میں بند کروں گا. NC کو چاہیے, PDP کو چاہیے, ایون جتنی بھی یہ نئی پارٹیاں بنی ہیں ان کو یونائٹلی نارتھ سے انجینئر رشید کو لڑائے, ساؤتھ سے طارق غامی صاحب کو لڑائے, اور سینٹر سے ان کو جو بھی بیسٹ لیڈر لگے, جو لیڈر ہو نہ کہ پولیٹیشین, اس کو لڑائے. کسی بھی پارٹی سے وہ ہو اس کو لڑائے, اور جموں سے بھی 2-3 کینڈیڈیٹس کو, اچھے لوگوں کو کھڑے کرے. جیسے چودھری لال سنگھ ہے ویسے ہی اور ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑے کرے. میں تو انہی کے ساتھ چلوں گا. یا آزاد صاحب سے یہ ادھمپور کانسٹیچوئنسی سیٹ سے کھڑے کرے, میں تو انہی کے ساتھ ہوں, میں تو انہی کا سپورٹ کروں گا. میں لوگوں سے بھی کہوں گا آپ ان کے سپورٹ میں. کیونکہ دیکھیے اگر اس کوشر پہ ون ایک ہی دکان پہ نون تیل چائے انن وہ مہنگا دیتا ہے. اگر ہم 10 دکانوں سے لے لیتے ہیں تو ہمیں سستا پڑتا ہے. اسی لیے جب الگ الگ پولیٹیکل پارٹی سے ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہوں گے نا, کمپٹیشن ہوگا وہاں بات کرنے کے لیے, لوگوں کے ہت میں بات کرنے کے لیے. کیونکہ آج تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, انہوں نے اسپائریشنز آف دلی یہاں پر ریپریزنٹ کی کشمیر میں. کبھی بھی جموں اینڈ کشمیر کی اسپائریشن, لوگوں کی اسپائریشن, چاہے میرے جموں کے ڈوگرا بھائی ہو, یا کشمیر کے پنڈت بھائی ہو, یا کشمیر کے مسلمان بھائی ہو, یا میرے گجر اینڈ بکروال بھائی ہو, یا مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی کی بات انہوں نے دلی میں نہیں کی. انہوں نے صرف اپنے گھر بنائے اور کچھ نہیں. وارث صاحب, آپ کے باتوں سے یہی مجھے لگ رہا ہے کہ یو آر کریٹنگ ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز, آئیڈیاز آف ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز ان یور مائنڈ ٹو گین ووٹ بینکس. یہ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. نہیں, میں ووٹ بینک ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز کو یونائٹ کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں. میں خود پھر لڑوں گا ہی نہیں, میں خود پھر ہوں ہی نہیں کچھ. میں چاہتا ہوں وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرے. آپ لوگوں سے جنرل پوچھ لیجیے, جو میں نے 3 کینڈیڈیٹس بولے, چودھری لال سنگھ, میں نے طارق غامی صاحب کا نام لیا, انجینئر رشید کا نام لیا, ان 3 کو اور 2 ایڈ کر لیجئے, ان 5 کو آپ ایڈ کر لیجئے خود. اگر کوئی بھی یہ کہے گا نہیں یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں تو میں تو چھوڑ دوں گا. آل دو پولیٹیکل ورکرز کہیں گے نہیں ہمارا یہ لیڈر ان ہونا چاہیے, اس سے کام نہیں چلے گا. ہمیشہ ہمیں جموں اینڈ کشمیر کے ہت میں بات کرنی ہے. وہاں میں رہوں یا آپ رہیں, آپ لڑ لیجئے. اگر آپ بیسٹ ہے لوگوں کے لیے, لوگ کہیں گے نہیں ہم اسی کو ووٹ دے دیں گے, میں تو چاہتا ہوں آپ بھی آ جائیے پولیٹکس میں. اگر آپ لوگوں کی بات کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو بیسٹ ہے ہمیں گھر میں بیٹھنا. جہاں تک جموں کشمیر کے پولیٹیکل لیڈرز کی بات ہے تو یہ شہر و گام جا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بہت سارے کنونشنز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں. تو باہری کی کیا تیاری ہے اس وقت؟ باری نے ایک ٹریلر دکھایا ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ. باری نے سیکریفائز کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. میں نے سیکریفائز جاب کیا. باری نے 1.5 سال جیل میں رہا. باری بات کرتا ہے ہمارے جتنے بھی
मौलवीज़ मस्जिदों में थे जो अरेस्ट हुए थे, चाहे दाऊदी साहब हो, चाहे वीरी साहब हो, उनकी बात करता है। इंजीनियर रशीद हो, पॉलिटिकल लीडर प्रिजनर्स हो या रिलीजियस प्रिजनर्स हो, उनकी बात करता है। यूथ जो जेलों में है उनकी बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ, मैं यहाँ रूरल डेवलपमेंट एंड करप्शन स्कैम्स की बात करता हूँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं स्कैम्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ कि जो हमें आता है ये फर्टिलाइजर्स वो अच्छे होने चाहिए ताकि जो हमारे जो क्रॉप है वो बेस्ट बने, ताकि हमारी लैंड बने। मैं एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं एयर, सॉइल, वाटर, मैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूँ। लोगों का क्या फीडबैक रहता है जब भी आप पब्लिक मीटिंग्स करते हो या लोगों के साथ मिलते हैं, तो क्या फीडबैक रहता है? आपने कल, मैंने पिछले 6 दिन से ही पॉलिटिकल ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन या पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया पिछले 6 दिन से ही, 6-7 दिन से। आपने 7 दिन में कल देखा ही होगा कि लोग कितने थे। या इससे पहले जो मीटिंग्स मैं करता था, मैं कमरों में जाके मीटिंग्स नहीं करता हूँ, मैं लोगों, रोड्स पे लोगों से मिलता हूँ। मैं इनको नहीं कहता हूँ आप नीचे बैठो ग्राउंड में और मैं आगे भाषण दे दूंगा, मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा इनको कहता हूँ अगर आप मुझे चुनोगे, आज तक ऑफिसर्स के पास आप जाते थे, एक दिन आपका ज़ाया होता है, चाहे डीसी हो, एसएसपी साहब हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास आप ऐसे खड़े रहते हैं। लेकिन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स है, इनको आपके पास आना है, एक भी मिनट में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसकी बात सुनो, क्योंकि आप टैक्स पेयर्स के मनी से उस चेयर पे बैठे हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो। जो जितना बड़ा ऑफिसर है वो उतना बड़ा पब्लिक सर्वेंट है, उनको खड़े रहना है 24/7, लोगों के हित में बात करनी है। ये सिनेरियो ही मैं चेंज करूंगा। मैं जिस गांव में जाऊंगा मैं पूरी टीम उठाया करूंगा, यहाँ पर कौन कौन सा डेवलपमेंट जरूरत है, वहाँ के औकाफ को, वहाँ की बॉडी को उठाया करूंगा। आपके हाथों में क्या है? आप बोल रहे कि ये मैं चेंज करूंगा। हाँ, आज मेरे हाथ में यही था। आपने देखा मैंने कितने करप्टेड ऑफिशियल्स को बेनकाब किया। आपने ये देखा मैंने कितने प्राइवेट स्कूल्स का जो माफिया है उस पर कितना कैसे क्लच किया। आपने ये देखा इलीगल माफिया 10 सालों से मैं जो ये ट्रैक्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, आज जो है रेत का जो कीमतें हो गई पर ट्रैक्टर 6000 है, ये 2016 में 1400 में मिलती है। मैं चाहता था ये 6000 से लेके दोबारा 600 में 1200 में पहुंचे। और इससे क्या हो जाएगा, इससे यूथ का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे? ये पूरा गांव में अगर 10 ट्रैक्टर है, 20 ट्रैक्टर है, ये जाएंगे, ये वहां एज ए मैकेनाइज्ड वे में नहीं करेंगे काम, ये एज ए खुद उठाएंगे। मीन्स जो बिल्चे होंगे, जो छानियाँ होंगी, उनसे काम करेंगे। एज ए लेबर उसमें चाहिए, एज ए ट्रैक्टर वाला चाहिए, एज ए डोजर वाला हमें नहीं चाहिए, एज ए मैकेनाइज्ड वे में हमें डंपर्स नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा कंजर्व होगा एनवायरनमेंट भी, और जो रेट्स होंगे वो डाउन हो जाएंगी। ये जो आप बोल रहे हो कि इलीगल माइनिंग पे आपने काम किया, तो मगर इस पे अगर हम डीएमओ साहब की भी बात करें, जो भी ऑफिशियल्स है, बहुत दफ़ा हमने उनके भी इंटरव्यूज़ किए, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि हम इस पे रोकथाम कर रहे हैं, और वो विजिट भी करते हैं, वहाँ पे जाते भी है कैस्केडिंग लैंड्स में। वो सब चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे 2016 माइनर मिनरल रूल कंसेशंस, उसमें यह है कि आप का एक स्पेसिफिक एरिया होगा, उस एरिया से आप जितना भी हेक्टेयर होगा उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैंने कल उशमुजी में, परसों मैंने गुदर में, बीच नदी में डोजर और LNTs को देखा जो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। हर एक कहता है कि हम जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिस भी लीज वाले ने वायलेट की, क्या आपने उसे वो लेवल करवाया? क्या आपने उसके वायलेशन पे उसका लीज का जो ब्लॉक है वो आपने सीज किया? क्या आपने उससे कहा कि लोकल लोगों के लिए आप 50% में दे दो? लोकल लोगों को 6000 में रेत, बाजरी और बोल्डर मिलता है इतना महंगा, जबकि सीधे कंसेशन रूल 2016, माइनर मिनरल रूल्स 2016 में पॉलिसीज जो है सीधे मैंने पढ़े हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो भी पॉलिटिशियन या लीडर होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। इवन NGT रूल्स में सीधे लिखा आप मैन्युअली काम कर सकते हैं, और डिस्पोज आप अगर बाजरी निकालेंगे, अगर रेत निकालेंगे, आप सॉइल निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकालेंगे, विद इन 2 किलोमीटर्स में ही उसको डिस्पोज आप करना है। उससे जितने भी हम मकान बनाएंगे उनका जो कास्ट है होगा बनाने का, कंस्ट्रक्शन कास्ट, वो आजकल 18 लाख होता है, 12 लाख। मैं इनके मकान 6 लाख में बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ये
را मटेरियल का कास्ट डिक्लाइन हो जाएगा 33% या 30% हो जाएगा, 100% से 30 पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली 12 लाख तो बच गया ना। तो मैं इनको कितना बेनिफिट दिला सकता हूँ। उसके बाद आप देखिए विश्व नाला में इलीगल माइनिंग हो रही है, क्या इस एरिया में ड्रेनेज पैटर्न के लिए या आबपाशी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए ना। कल दवाओं की छिड़काव के लिए बागात में शुपियन बेल्ट में पानी चाहिए, वो कहाँ से आएगा आप ही बता दीजिए। ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होता जा रहा है और बहुत सारे जो हमारे वाटर बॉडीज़ थे, पॉन्ड्स थे, वो भी सब खत्म हो रहे हैं इलीगल माइनिंग की वजह से। फिशरमैन कम्युनिटी बेचारी, उन्होंने अब वो जॉब ही छोड़ दिया, उसके बाद और एक इम्पैक्ट हो रहा है। अगर आप ये बेल्ट देखेंगे उश्मू जी, यहाँ पर एजुकेशन सबसे टॉप क्लास था। जब से इलीगल माइनिंग हो गई यहाँ पर स्कूल्स बंद हो रहे हैं। जाके डेटा ले लीजिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, क्या रीज़न है, क्या आपने मिक्सअप किए स्कूल्स 2-3 को आपने मिक्सअप क्यों किया, आपने उनको कन्ग्लोमेट क्यों किया, आपने कंबाइन क्यों किया, क्योंकि रोल डाउन हो गया। उसके बाद ड्रॉप आउट रेट देख लीजिए, 10th के बाद ड्रॉप आउट रेट इस बेल्ट में कितना है। उसके बाद ये देख लीजिए ड्रग एडिक्शन इस बेल्ट में कितनी है, क्योंकि ये जो डोजर में चलाने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये जब एंजॉय करते हैं एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि इनको कमाने के लिए नहीं था, इनके पेरेंट्स को कमाना था, इनको पढ़ाना था। कि इसके पीछे बुनियादी कारण ये भी हो सकता है राइट नाउ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे ये नहीं आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे पेरेंट्स हम 7 शिबलिंग्स को पढ़ाते थे, हम सबों ने अलीगढ़ में पढ़ा, क्या वो नहीं पढ़ाते थे? अब आजकल चस्का चढ़ा है लोगों को कि अगर पेरेंट है वो छोटे से 7 साल के 8 साल के बच्चे को कहता है जाओ डोजर चलाना सीखो, जाओ ड्राइविंग सीखो, जाओ इलीगल करना सीखो। जब उसको वो सीधे ही यही कहेगा तो वो स्कूल नहीं जाएगा। जब मेरे अब्बू ने बचपन में मुझे कहा कभी भी लालच मत रखना पैसों की। मेरी बांजी है छोटे, वो अभी भी नफरत करती है, पैसे वो हाथ में नहीं लेते हैं। हम पहले ही बचपन से ही बच्चे को हाथ में थमाते हैं एक मोबाइल उसकी बर्बादी के लिए, उसके बाद पैसे, ताकि वो चिप्स खरीदे, ताकि वो जंक फूड्स खरीदे, उसकी हालत भी बर्बाद हो जाए और उसको चस्का लगेगा पैसे का। जब चस्का लगता है क्यों? क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, चलो मोबाइल के साथ खेलेगा बला दफा। ये नहीं करना है, हमें इनकलकेट करनी है ऐसी आइडियोलॉजी ताकि कल हमारे बच्चे साइंटिस्ट्स हो, कल बहुत बड़े डॉक्टर्स हो, ये फॉरेन कंट्रीज में जाए, रिप्रेजेंट करे जम्मू एंड कश्मीर को, ताकि तभी हम चेंज कर सकते हैं, तभी हम ग्रोथ करेंगे और डेवलपमेंट होगा। इसके साथ साथ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर हम युवा की बात करेंगे, यूथ की मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ड्रग्स में मुब्तला है, मंशियात की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस में अगर आप पार्लियामेंटेरियन बनेंगे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ इकदाम आप उठाने? देखिए, मैं टू बी ऑनेस्टली बोलूं, मुझे बहुत लोगों का पता है कि यहाँ पर कितने बुरे काम चल रहे हैं, लेकिन उसमें चंद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का भी हाथ है। मैं उन पे अभी हाथ नहीं डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मे भी मुझे उल्टा ही वो फंसाएंगे। जैसे कल मैंने एक बच्चे को, वो एक घर के खिड़की पे था, लड़की को तंग कर रहा था, खिड़की खोलो मैं अंदर आ जाऊंगा। आज माह मुबारक में, ये कश्मीर की बात है, कल की बात है ये। मैंने उस लड़की ने कांपते कहीं और फ़ोन नहीं किया, उसने अपने भाइयों को नहीं कहा, उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, उसने मुझे कॉल किया, कहा कि ऐसी ऐसी बात है सर प्लीज़ मुझे बचाइए। मैंने उसी टाइम उसके अब्बू को कॉल किया कि आपका बेटा कहाँ। मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया आप कहाँ हो। मैंने उस लड़के को फ़ोन, उसने गालियाँ दी। उसने नेक्स्ट डे सीधे मेरे खिलाफ एक पेज बनाया, व्हाट्सएप पे एक पेज बनाया, कहा कि ये गलत है। मेरे पास इवन अगर आप मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। आपने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैं आज लिखूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं तो कि मैंने उसका कान पकड़ा है, मैं नहीं चाहता हूं उसका कान निकालना। मैं चाहता हूं उसके पेरेंट्स को, मैंने उसको इवन ये भी कहा था कल मेरे घर आ जाओ, मैं पोस्ट डिलीट करूंगा। तब जब आपके मोहल्ले के 2-4 लोग आएंगे, पेरेंट्स के साथ आप लिख के दोगे इस लड़की के साथ आप कभी छेड़खानी नहीं करोगे, आप इसके एरिया में कभी नहीं दिखोगे, आप इसको टॉर्चर नहीं कहोगे, आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, लिख के देंगे। आज माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, इस महीने में भी ये हो रहा है। ये रियलिटी है। आप कल का मेरा पोस्ट चेक कर लीजिए। फिर मैं मजबूर हो गया क्योंकि उनके पेरेंट्स को 10 बार डेडलाइन दे चुका हूँ। उसके दुकान पे गया मैंने, हरमन में उसका दुकान है, सीधे उसके दुकान पे गया। हाँ, सीधे मैं गया उसके दुकान पे और मैंने सीधे इनको डेडलाइन दी, अगर ये आज मतलब लिख के नहीं देंगे औकाफ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था औकाफ के और जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनके
पास ये बात आए, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरियाज़ में मैक्सिमम पहले पंचायतें डिसाइड करती थी। मैं चाहता हूँ वहीं से शुरुआत हो जाए, पंचायतों पे ज़्यादा असर हो, लोगों के हित में बात हो जाए, ताकि उनको कोर्ट कचहरी का मतलब फिर झुकाव न करना पड़े, वो रेवेन्यू भी हमारे गाँव में ही रहे। मैं बहुत ज़्यादा दूर तक सोचता हूँ, इसीलिए, और वो बच जाए, वो लड़की भी बच जाए और लड़का भी बच जाए। वरना बेचारे, अगर कोई लड़की बेचारी डरती है पुलिस स्टेशन जाने से, इसीलिए मैं चाहता था वो लोग उससे लिख के ले ले उसके पेरेंट्स से, ताकि वो उस लड़की की तरह कभी देखे ना। किस तरीके से आप पावर ऑफ सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यू आर यूजिंग सोशल मीडिया टू कैच माइंड एंड अटेंशन ऑफ पीपल, आल्सो द माइंड एंड अटेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का सिर्फ माइंड अपने टुवर्ड्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे 10 से 12 लाख मैं पर वीक लोगों के रिटर्न करवाता हूँ। हर जगह अगर देखेंगे चेक्स का मेनू कटता है, फिर कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं कहता हूँ मैं जो वे करता हूँ वो ठीक है, वो ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन मजबूर हूँ मैं तो खुद बोल रहे हो आप ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, लेकिन मजबूर हूँ। या तो होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट है इतना एक्टिव, अगर किसी का पैसा खाया जाए तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले। लेकिन आज आपने देखा होगा कोई भी बंदा गुंडागर्दी करता है, रुश्वत करप्शन करता है, फिर वो कहता है मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसको शील्ड करती रहती है, और वो इवन डराता भी है, मैं आप लोगों को पुलिस के पास कंप्लेंट डालूंगा, मैं आप लोगों को जेल डालूंगा, मैं आप लोगों को ये करूंगा, खुले आम धमकी देता है। जो ये कल वाला लड़का था, इसने इस लड़की को 2 साल से एक्सप्लॉइट किया कि मैं आपके पेरेंट्स को उठाऊंगा, आपके भाई को जेल में डालवाऊंगा। वो भी डरी हुई है, निहत्ती लड़की है, बेचारी इनोसेंट है। ऐसे ही हर एक निहत्ते से कहा जाता है आप रिश्वत दे दो जॉब के लिए, आप इतना पैसा दे दो, आपको हट देंगे, आप इतना पैसा दे दो। ऑनेस्ट लोग अगर आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, ये सब माफियागरी खत्म हो जाएगी, और मेरा भी रोल एज अ सोशल एक्टिविस्ट खत्म हो जाएगा। मैं ग्राउंड में जाऊंगा, सीधे ले आया करूंगा, अरे इसका हिसाब है आपका, आपने क्यों खाया इससे पैसे। और याद रखिएगा, जिस दिन मैं पार्लियामेंटेरियन मेंबर बन गया ना, कश्मीरियों के इतने पैसे ठगे गए, वो ठग आधा पैसा उसी दिन वापस करेंगे, और आधे ठग टनल से बाहर भागेंगे उसी दिन। ये याद रखिएगा। हर कोई यही करता है कि पहले सोशल एक्टिविज्म में आता है, सोशल एक्टिविज्म करके फिर पार्लियामेंटेरियन बनना चाहता है, या इलेक्शंस कंटेस्ट करना चाहता है। क्या हर कोई पॉलिटिकल लीडर यही करता है? यही देखिए, मेरी मजबूरी है, मैं बताऊं मेरी मजबूरी क्यों है। मेरी मजबूरी ये है, मैंने पहले ही कहा 9 से 10 दिन मुझे हर एक कोर्ट में, चेक कर लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कोर्ट में मुझे लगते हैं 9 से 10 दिन एक मंथ में, मीनस एक दिन एक कोर्ट में, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे 9 से 10 दिन हर एक मंथ में। इतने केसेस इन गुंडों ने किए हैं। उसके बाद ये गुंडे जाते हैं, जैसे मैंने इस लड़के के खिलाफ कल चढ़ाया पोस्ट, ये आज गया होगा पुलिस स्टेशन में, डाली होगी मेरे खिलाफ कंप्लेंट। और एक बंदा है यहाँ का, उसने मेरे गुज्जर भाइयों का पूरा उनको काम कराया बागात में, फिर बाग वालों ने उसके पैसे दे दिए, उसने वो अपने जेब में डाल दिए, और वो खुल आड़पुरा के रहने वाले गुज्जर भाई है मेरे, उनको उसने मजदूरी के पैसे खाए, कम से कम 1 लाख रुपया। फिर वही बंदा गया पुलिस स्टेशन, कहा कि इसने मेरा पोस्ट चढ़ाया, इसने मुझे डिफेम किया। जब वहाँ के पुलिस ऑफिशियल ने बात की, मैंने कहा पहले इसको बोलो, मैं डिलीट करूँगा। मैंने हाइड रखा 5 दिन पोस्ट, 5 दिन के बाद उसने इनकार किया, मैं नहीं दूंगा इसके पैसे। अगर उस दिन पुलिस ऑफिशियल मेरी बात मानता, उसको अंदर रखता, वो पहले पैसे देता, तब मैं हाइड करता, तो उसका डर ही खत्म उन्होंने कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है उसको खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, बाकी चीज़ों को। अब मैं मजबूर दूसरी चीज़ क्यों है, ये ठग्स जाते हैं पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ, तो 3-4 दिन 1 महीने में मेरे वहाँ ज़ाया हो जाते हैं। मीनस 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन मुझे कहाँ लगते हैं सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में। 15 दिन में ही मैं काम करता हूँ। अगर अब मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा तो 30 के 30 दिन में इसी में लगाऊंगा। मैं सुबह 7 बजे जाता हूँ लोगों की बात करने, लोगों के एरिया में, लोगों के गांव में, और शाम को 9 बजे आता हूँ। तरीके से भी पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, देखिए आ चुके हैं। नहीं, मैंने पूरी तरह अनाउंस किया कि मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ पार्लियामेंट। आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, मैं पहले इनहैबिटेंट था जम्मू एंड कश्मीर का। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं RTI करता था। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सीधे, जहां पर करप्शन होता था, मैं सीधे बोलता था आप लोगों ने चोरी की, क्यों की। जब मैं तब बोलता था, इवन हमारे कॉलेजेस में नकल होता था, मैंने सीधे, अगर आप अभी भी ग्रेटर कश्मीर खोलोगे, उसमें अभी भी है मास कॉपिंग इन कुलगाम कॉलेज, वो एक्सपोज मैंने ही किया, अपने ही सिस्टम पे मैंने उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था फ्यूचर बर्बाद हो जाए मेरे स्टूडेंट्स का। मैंने इवन
फोटोग्राफर्स फ्राइडे को लेता था कि टीचर्स क्लास क्यों नहीं देते थे, जाके पता कर लीजिए। फ्राइडे में जिस भी कॉलेज में गया, मैंने 8 कॉलेज में सर्विस दी, मैंने कठुआ किया, मैंने गांधीनगर वुमेंस कॉलेज काम किया, मैंने उधमपुर काम किया, मैंने MA रोड काम किया, मैंने कुलगाम किया, अनंतनाग काम किया। हर एक कॉलेज में स्टूडेंट्स कहेंगे ये फ्राइडे को भी क्लास देता था, उसके बाद हम नमाज पढ़ने जाते थे। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते थे, फ्राइडे को स्किप करते थे, कहते थे आज नमाज का दिन है, और स्टूडेंट्स भी नहीं जाते थे। उनको मैंने इनकलकेट किया, उनकी मैंने आदतें चेंज की, और फ्राइडे को मैंने पहले 2-2 अटेंडेंस देना शुरू किया। उसके बाद वो आने लगे, और मैं फ्राइडे को ही टेस्ट रखता था। आप खुद देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं आज तक उनको फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती होगी। उनको मैंने कूट कूट के दिमाग में डाला, आज वो उसी की लैंग्वेज बोलते हैं। आज वो JNU में हैं, चंद लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए इन 4-5 सालों में, और चंद लोग दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हर जगह पढ़ रहे हैं। और जो मेरी ये टीम है ना, ये उसी की देन है। जो ये 4,000 की टीम है, ये उसी की देन है, क्योंकि मैंने उनको इनकलकेट एज ए प्रोफेसर ही की थी, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आज वो उसका आउटपुट दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ये फिर आपको वोट करेंगे? देखिए, हमेशा मैं अल्लाह पाक पे भरोसा करता हूँ। हमेशा अगर मैं कोई भी स्टेप उठाऊँ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के खिलाफ या किसी भी बंदे के खिलाफ, वो कितना भी पावरफुल होता है, मुझे लगता है ये गलत है, फिर मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी देने और लेने वाला अल्लाह है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, जीत और हार का फैसला भी वही तय करता है। अगर अल्लाह पाक ने रखा होगा मेरे सर ताज लगाना, एज ए पार्लियामेंटेरियन मुझे बनाना, लोगों के हित में बात करना, तो होगा। अगर नहीं लिखा होगा, ये तो सब लोगों को चेंज करने वाला कौन है? अल्लाह पाक। मे भी उनके दिलों में असर डालेगा अल्लाह पाक कि ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बेस्ट है, तो वो वोट करेंगे। अगर नहीं डालेगा तो और किसी के हक में उग जाएगा। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप खुसूसन डेवलपमेंट पे बात कर रहे हो, करप्शन पे आपने बात की, एजुकेशन सिस्टम पे आपने बात की, और क्या कुछ आइडियाज़ है आपके जहन में? मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप कभी उतना सोच भी नहीं सकते। मैं चाहता हूँ सबसे 3-4 सेक्टर्स है जो मैं चाहता हूँ यहाँ करना। सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हम यहाँ से एक टेबलेट लेते हैं, हमें फ़र्क नहीं होता, दिल्ली से वही टेबलेट खरीदते हैं, हमें फ़र्क होता है। मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है दवाइयों में। उसके बाद हेल्थ सेक्टर ये हो गया, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी आते हैं, उसमें हर एक चीज़ आता है, ये हेल्थ। उसके बाद एजुकेशन, आप देख लीजिए हर एक ऑफिशियल का जो भी बच्चा पढ़ता है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ता है, और सैलरी कहाँ की लेते हैं? गवर्नमेंट की। मैं ये सब चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो टीचर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो भी कंट्रैक्टर्स है, वो मुझे पहले नो ऑब्जेक्शन ला के दे देंगे कि हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। उससे क्या हो जाएगा? उससे ध्यान बढ़ेगा। अगर DC किसी में है, किसी ऑफिस, कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, KS हो, IS हो, वो पहले जाएगा अपने गांव में, अच्छा मेरे बच्चे के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? कल अगर फंड्स रिलीज करने होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जाएंगे, कल जो भी इंसेंटिव्स आएंगे वो इनके लिए, कल जो भी इनोवेटिव चीज़ें आएंगी वो उन्हीं तक पहुंचेंगी। ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं बूस्ट करना चाहता हूं दिल्ली के मॉडल पे, और जो प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने यहाँ करप्शन का माफिया बना रखा है, ठग्स है, उसको मैं डिक्लाइन करना चाहता हूं। जो फॉलो करेगा फिर गवर्नमेंट रूल वही सर्वाइव करेगा, बाकी सबों की दुकानें बंद होंगी। तीसरा सेक्टर ये हेल्थ और एजुकेशन। तीसरा सेक्टर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हमारे पावर प्रोजेक्ट, हमारी लैंड है, हमारी ज़मीनें हैं, लेकिन बिजली बिल कितना है? 1300। ये मैं सब डिक्लाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास प्लान्स है इसके। हर एक राशन कार्ड होल्डर का कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं बिजली बिल के साथ। आप फिर देखिए कितना राशन कार्ड 10 बने हुए हैं, अनमैरिड बंदों के भी, लेकिन बिल पे कर रहे हैं 1। ये मैं अकाउंटेबल बनाऊंगा और इतना रेवेन्यू क्रिएट करूंगा, उसमें फिर हार्डली 400-300 चंद यूनिट्स में गरीबों को फ्री भी बांटूंगा। बहुत लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया में ले आऊंगा और इतनी बिल्स फिर नहीं होंगी। ये हो गया। और एक सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, फिर सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको मैं चाहता हूँ रूरल टूरिज्म के नाम पे या नेचुरल टूरिज्म के नाम पे बनाना या विलेज टूरिज्म के नाम पे बनाना, जहाँ पर लोकल कांगरी बेच रहा होगा, यहाँ पर बादाम, शाल, मैं लोकल प्रोडक्ट्स को इनकलकेट करना चाहता हूँ। और इवन बागात बनाए लोग और टूरिस्ट आए और बागात से खुद एप्पल तोड़ के ले जाए और वो पेटी हो जाएगी 2000-3000 की, उसको भी बेनिफिट और उस टूरिस्ट का भी बेनिफिट। क्योंकि अगर दिल्ली में उसके 2500 में वो पेटी मिलती है, यहाँ उसको मिलेगी भी 2000 में, और जो ग्रोवर है उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। कोई माफिया है ही नहीं ना और कुछ है। ऐसे ही मैं दिस इज रियली अप्रिशिएबल, इंस्पायरिंग आइडियाज है आपके पास। मगर जो आम जनता है, क्या ये
آپ کی جو آئیڈیاز ہے سمجھ پائیں گے؟ کیوں آپ نہیں؟ کی جو خیالات ہیں دیکھیے، عام جنتا ہے، آپ اپنی نالج دکھا رہے ہیں. نہیں، یہ میں نالج نہیں دکھا رہے ہیں، یہ میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھ رہا ہوں. دیکھیے 10 سال ہوئے مجھے، میں نے ہر ایک بندے، یہ پورا کلگام ڈسٹرکٹ کو کہا تھا یہ الیگل مافیا بہت گڑبڑ کرے گا. کل آپ نے دیکھا پورا ایک گاؤں میرے پیچھے پیچھے چلا تھا نا. ایسے ہی ہر ایک گاؤں اور ہر ایک فرد میرے ساتھ ہے الیگل مائننگ کے خلاف. ان کو 10 سال بعد سمجھ آ گئی. آج میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں پریکٹیکلی، اب انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ڈاکٹر باری کا، یہ جو کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. جو جموں کشمیر میں باقی پالیٹیشینز ہے، جس طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے تو اینی ون کین کنٹیسٹ الیکشنز. اس میں زیادہ نالج بھی ہونے کی ضرورت ہے، ایلیجبلٹی ایسی اس پرکار کی نہیں ہے. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہاں پہ انسپائرنگ لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ دب جاتے ہیں؟ دیکھیے میں سچ میں کہوں، جتنا بھی یہاں کریم ہے جو ہے نا، وہ ہیڈس مائنڈ ان کا اتنا بیوٹیفل مائنڈ، جس کو میں ٹرم یوز کروں گا بیوٹیفل مائنڈس، ان کو یا تو موقع نہیں دیا گیا ہے. اگر ایڈمنسٹریشن میں بھی دیکھیں گے جتنے بھی وہ آنےسٹ لوگ ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں سیلز میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے. ہمیشہ چاپلوسوں کو موقع دیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں ان کی جو گروتھ رکی ہوئی ہے، ان کے جو آئیڈیاز بند ہے، ان کو گروم کرنا. میں اکیلے کچھ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ سب کچھ ہوں. چاہے وہ ایک کسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایون ایک کارپینٹر کیوں نہ ہو، وہ مجھے آئیڈیا دے گا، میں اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کروں گا گورنمنٹ پالیسیز میں اور اس کو انکلکیٹ کروں گا. چاہے ایک ٹیچر ہی مجھے کیوں نہ آئیڈیا دے گا کہ ایسے ایسے بچوں کو پڑھانا ہے، اس سے یہ گروتھ ہو جائے گی. چاہے ایک کسان ہی کیوں نہ ہو، ایک کارپینٹر ہی کیوں نہ ہو، ایک کوئی بیچارہ جو مائننگ سے تعلق رکھتا ہو، ریت ہی نکالنے والا، مینولی نکالنے والا کیوں نہ ہو، ایک ٹریکٹر والا ہی کیوں نہ ہو، ایک مطلب کوئی ایسا انوویٹو چیز بنانے والا کیوں نہ ہو، وہ چاہے 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یا پوئمز لکھنے والی میری بہنیں ہی کیوں نہ ہو جموں اینڈ کشمیر کی، جو اچھا آئیڈیا دے گا وہ سب میں انکلکیٹ کروں گا اور ان کو ایز اے رول ماڈل بنا کے جموں اینڈ کشمیر کے ہر ایک یوتھ کو aside that caste, create and religion، ان کو aside کر کے ہر ایک کو گروم کر کے یہ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے ہندوستان میں ہی نہیں پورے ورلڈ میں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا، آپ سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا آپ اچھا خاصا استعمال کرتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں کتنی ریسرچ ہوتی ہے، کتنا وقت آپ صرف کرتے ہیں، پھر آپ کا ایک ویڈیو آتا ہے، کافی اس میں ریسرچ بھی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیڈ ریسرچ، فل فلیجڈ آپ نے ریسرچ کی ہوتی ہے، پھر آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں. دیکھیے اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا، میں نے JKPSC کا مطلب وہ اسکیم اوپن کیا تھا، +2 لیکچرارز میں فراڈولنٹلی لگے تھے جو یہ فزیکل ایجوکیشن کے تھے. اس میں مجھے بہت ٹائم لگا، 2 سال لگے کلیکٹ کرنے میں ڈیٹا، کیونکہ کبھی PIO دیتا نہیں، کبھی فرسٹ ایپلیٹیٹ اتھارٹی منع کرتی ہے، کبھی دھکا دیتی ہے، کبھی بہت برا ٹارچر کرتی ہے. اس کے علاوہ میں نے جو یہ فارمیسسٹس کا نکالا تھا یہ لسٹ پورا، فارمیسی آف جموں اینڈ کشمیر کا، کونسل فارمیسی آف جموں اینڈ کشمیر، اس میں مجھے لگے 2018 سے لے کے آج کیا ہے 2024، 6 سال لگے. اس میں مجھے 20 لاکھ سے زائد خرچہ ہو گیا پیسہ، لیکن میں نے ہر ایک چیز ڈیٹا کلیکٹ کیا اور وہ ہر ایک چیز فائلز میرے پاس بنی ہوئی ہے. میں کیوں چاہتا ہوں اب اگر لوگ مجھے موقع دیں گے تو ضمن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ سٹوریز پہ یعنی کہ ویڈیو جو بھی آپ شیئر کرتے ہیں، زر کثیر آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، مین پاور کا استعمال ہوتا ہے، ٹیم ورک ہوتی ہے، تو مگر جلد سے نہیں آپ کرتے، کنونشنز نہیں ہوتے، پبلک کنونشنز، پیپلز کنونشنز نہیں ہوتے، اس پہ آپ پیسے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ میں پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میں پہلے اسسٹنٹ پروفیسر تھا، تبھی میں نے نہیں یہ پیسے میں نے تبھی کلیکٹ کیے تھے اپنے گروپس سے، گروپ ممبرز سے میں نے مانگے تھے. یہ کم سے کم 20 لاکھ کا خرچہ ہے. اس کے بعد جو RTI کا پیسہ ہوتا ہے وہ ہارڈلی 10 روپیہ اس میں خرچ ہوتا ہے، 11 روپیہ، اور آنا جانا میرے 2 بھائی اسسٹنٹ پروفیسر ہے تو وہ مجھے خرچہ دے رہے ہیں منتھلی 5-10 ہزار، جو مجھے پیٹرولنگ کا لگے گا، جو یہ RTI اور کمپلینٹس پہ لگے گا. باقی اب سمپل سی بات ہے، اگر میں جلسہ کروں گا تو اس جلسے پہ کم سے کم 2-3 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں جلسوں کی پولیٹکس نہیں کرتا ہوں. اور جو میں یہ اتنا پیسہ لے لوں گا، یا تو یہ مجھے انویسٹر سے لینا پڑے گا، کل ان کے مجھے انلیگل کام کرنے ہیں
कल मुझे साइन करना है किसी भी काम पे इलीगल, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे लोग 10-10 रुपये दे दे, जो वोट देगा उससे मैं 10-10 रुपये मांगूँ, जब टाइम आएगा उससे 10-10 रुपये ले लूँ, और वही पेट्रोलिंग का खर्चा होगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च, और जो मुझे खुद गाड़ियाँ देना चाहता है, अपना पेट्रोल खर्च करना चाहता है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, वो करे, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट ना करे कि अगर वो कल गलत करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। इवन मेरे पेरेंट्स भी, अगर मेरे इवन डैडी भी अगर कल गलत होंगे, मैं उनको भी नहीं बख्शूंगा सिस्टम में। आपको लगता है कि लोग फिर आपका साथ देंगे? आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि खुद अपने पैसों पे आ जाओ, जहाँ पे भी आपको उनको आना है, जहाँ पे कन्वेंशन आप करेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये आइडिया वर्क करेगा? देखिए, यही आइडिया तो अच्छे लोग करते आ रहे हैं। चाहे आप गांधी जी की बात करेंगे, जब उन्होंने मिशन चलाया था सत्याग्रह या बाकी चीज़ें, वो उन्होंने किस पे, मैंने गांधी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन्होंने कहाँ से वो कलेक्ट किया, उन्होंने लोगों से ही लिया। या इवन अगर नेक्स्ट देखेंगे शेख अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स जो थी 1950s के बाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों से ही पैसा लिया और लोगों ने ही तो कंट्रीब्यूट किया। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट से ले लेंगे, अगर हम ठग से आज ले लेंगे, कल उनको रिटर्न में पे तो करना पड़ेगा। चाहे हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किससे लेती है, वो इन्हीं ठग से ले लेती है, कल वो दोबारा करप्शन करेंगी। अगर हम उनसे नहीं लेंगे, हम जनरल पब्लिक से मीगर पैसे ले लेंगे, मीगर, सबसे कम, जिसकी जितनी हैसियत हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये तक, ज़्यादा पैसे नहीं, वही फिर खर्च करेंगे। कल हमें अकाउंटेबल भी है लोगों के सामने, कल हमें कोई भी पकड़ सकता है आपने ये क्यों नहीं किया, और हम सीधे बोल सकते हैं हमने किसी का पैसा ज़्यादा नहीं लिया जो इसका हम इलीगल काम करेंगे। बारी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब भी यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, खुसूसन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, जब भी वो कन्वेंशंस करते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, उनके वीडियोस भी वायरल होते हैं, आपके वीडियोस भी वायरल होते हैं, मीडिया होता है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो देखिए मैं बताता हूँ, जितने भी आते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उठाओ, उनके वही बंदे आते हैं जो रूरल डेवलपमेंट में कंट्रैक्टर्स है, जो पंच सरपंच है, वही और 2-2, 4-4 लोगों को ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आए शड़ के लिए उसको कहा है चलो आज कन्वेंशन में आओ, कल मैं ये रूरल डेवलपमेंट का काम दे दूंगा, चलो कल मैं ये हट दे दूंगा, चलो कल मैं आंगनवाड़ी सेंटर, उस लालच की वजह से वो जाते हैं। क्या देंगे आप लोग? मैं लोगों को करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर दे दूंगा, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, मैं लोगों के, अगर मैं कैलकुलेशन उस दिन कर रहा था, हर एक हाउस होल्ड का 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक साल बचेगा मेरी वजह से। देखिए क्यों, जो भी मकान बना रहा है उसका जो मटेरियल आता है वो आज आता है बहुत महंगा, 6,000 का एक ट्रैक्टर रेत। अगर मैंने एनजीटी में केस किया, हार्डली लगेंगे 20 दिन उस केस को करने में, 20 दिन के बाद ये पूरा माफिया बंद होगा। जब ये बंद होगा तो जो ट्रैक्टर वाला निकालेगा वहां से रेत, वो 1600 से लेके 2000 तक बेचेगा। मगर बारिश से पहले आप पावर में तो आइए, तभी तो आप ये कर सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ लोगों से, आप कहते हो ना कैसे करना है, किन चीजों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, किन चीजों? मैं इन्हीं मुद्दों पे लड़ूंगा कि मैं इनको सीधे दे दूंगा। हर कोई पॉलिटिकल लीडर यही कहता है। नहीं, अगर हम किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आज लिखा होता है बाहर, अगर हम पहले गेट पे लिखा होता है कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। हाँ, लिखने और प्रैक्टिकली करने में आसमान जमीन फर्क है। लोगों ने मेरा ट्रेलर देखा एज एन सोशल एक्टिविस्ट, मुझे कोई, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं? चोरों को लगता होगा, चोरों को लगता है, क्योंकि अगर आप वो एक लाइन सुनेंगे शेखुल आलम साहब की, युस्खु जातस तमिस्खु आलम, कौन जनते इंसान, यही तो है ना कौन। तो मैं अल्लाह पाक से डरता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों को डिफेम करते हैं। मैं उस डिफेम की बात, देखिए मैं कल का ही पोस्ट की जिक्र मैंने अभी भी की, मैं उस बंदे को डिफेम करता हूँ जिसको मैं 4 बार वार्न करता हूँ आप ये मत करो। मैंने ऐसे लोगों को डिफेम किया, अगर आप उनकी करतूतें देखेंगे आप शर्मसाज होंगे। एक बंदा श्रीनगर का है, ठीक है, एजाज, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने लड़कियों को जाल में फंसाया, फिर उनको ड्रग्स दिए, ड्रग्स के बाद उनके वीडियोस बनाए, उनको शराब दी, वो वीडियोस भी मेरे पास है। उसके बाद मैंने उसको वार्न किया, इन लड़कियों के पैसे तो बख्शो, उनका जो जितना गोल्ड पहना हुआ वो उसने चोरी किया, वो ठगा। एक लड़की की नहीं 4-4 लड़कियों की मेरे पास कंप्लेंट आ गई। फिर मैंने उसको कॉल किया, डेडलाइन दी, इनके पैसे वापस करो। जब नहीं किया फिर मैंने उसकी पोस्ट चढ़ाई। अब मैं वो वीडियो भी वायरल करता, लेकिन उसमें उस बहन की बदनामी होती, मैं इसीलिए नहीं किया। लेकिन वक्त आने पर उसकी फाइल मेरे कमरे में बनी हुई है। उस दिन मैं पुलिस के साथ, ये डॉक्टर बारी भी वीडियो अपलोड करने से पहले 100 बार सोचते हैं। 100 बार सोचता हूँ मैं, ऐसे ही नहीं डालता हूँ मैं, 100 बार उसको नसीहत करता हूँ। कल का ही किस्सा, मैंने इस लड़के के पेरेंट से बात की, मैंने इसके दोस्तों से बात की, इसको सुधारो। जब नहीं सुधरता है फिर वो वायरल होता है। का पेज, फेसबुक पेज हैक होगा तो डॉक्टर बारी क्या करेंगे फिर?
आज फेसबुक पेज हैक होगा तो हज़ारों खोलेंगे ना, हज़ारों बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं डॉक्टर बारी का एक साइड शेड बनना, वो चाहते हैं मेरे चीज़ें चलाना। हो जाएगा हैक क्या फ़र्क डॉक्टर पड़ेगा। बारी को अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ना था तो फिर बड़गाम जाने की क्या जरूरत, श्रीनगर जाने की क्या जरूरत, देखिए बाकी अस्पताल जाने की क्या जरूरत? नहीं, मेरा पहले प्लान था ही नहीं मैं इलेक्शन लड़ूं, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो मजबूरन इसमें आ गया, मजबूरन इसलिए PAGD टूट गया और इन्होंने कहा ये एक जुमला था, ये कल दोबारा कहेंगे हमने इलेक्शन जीत लिया, वो तो जुमला कहा था। जब ये कहेंगे कल अगर हमें मतलब माफिया है प्राइवेट स्कूल, उसका माफिया है इलीगल माइनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी बिल कल 5,000 तक पहुंचेगी, गैस सिलेंडर इतना, जब ये बात नहीं करेंगे, कहेंगे तो छो अस पाने खैरमित अस वसो ते पाने खैते पाने। मगर सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चलता है अब जो यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पार्टीज है, ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ अब हाथ मिलाएंगे, तो आपको नहीं लग रहा है? नहीं, कौन किसके साथ हाथ मिलाए उससे मुझे कुछ नहीं है। नहीं, आप PAGD की बात कर रहे हैं इसीलिए। हाँ, अब PAGD जब टूटा, कल ये वाला भी टूट जाएगा। कितने लोगों पे आप भरोसा करोगे? आज एक GD, कल दूसरा GD, कल तीसरा GD। इससे बेस्ट है अच्छे लोगों को सामने ले आओ। मैं आज भी हर एक पॉलिटिकल आसान। बारी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, देयर आर नो जॉब क्रिएशन पॉलिसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। लोग अब तंग आ चुके हैं, बहुत सारी अब कंसल्टेंसीज स्टार्ट कर रहे हैं, मगर आप वहाँ पे भी स्कैम बोल रहे हैं, तो लोग अब परेशान, लोग क्या करेंगे आप? देखिए वहाँ पर क्या स्कैम है, अगर कंसल्टेंसीज और प्लेसमेंट देखेंगे, ये हमारी बहनों को यहाँ से ओमान भेजते हैं, सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़ भेजते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा 1 महीने में ख़त्म होता है, फिर उनको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपने देखा होगा सलमान ने कितनी हमारी बहनों को एक्सप्लॉइट किया वहाँ, और इवन उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है। हर एक कौम, चाहे किसी भी कंट्री का कौम है, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करनी अपनी बहनों माओं की इज्जत, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने वही किया, मैंने कंसल्टेंट्स के खिलाफ और जितने भी प्लेसमेंट वाले हैं उनके खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स डाली ताकि हमारी माओ बहनों की इज्जतें बच जाए। हनी ट्रैपर्स को मैंने एक्सपोज किया ताकि हमारी माओ बहनों की इज्जतें बच जाए। मैंने सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बहनों, और बहनों से हम रिलेटेड है, जब बहन की इज्जत सेफ रहेगी तब हम लोग सेफ रहेंगे। इसीलिए मैंने इवन बहुत सारे प्रोटेस्ट्स भी किए, बहुत सारे पद यात्राएं भी किए। सिर्फ ये जो फ्लैश ट्रेड हो रहा है कंसल्टेंट्स के ज़रिए, कंसल्टेंसीज के ज़रिए, प्लेसमेंट्स के ज़रिए, इस पे कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी इज्जतें बचेंगी तब हम कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जॉब तो यहाँ भी हम दे सकते हैं, मैं तो डेवलप यहाँ बहुत सारी जॉब्स कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरी माओं और बहनों की इज्जतें बचानी है, उसके बाद बाकी चीज़ें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो आखिर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, आम जनता को? आखिर पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से, आप बस आंख बंद करके 5 मिनट सोच लीजिए कि डॉक्टर बारी ने कितना सेक्रीफाइस किया। डॉक्टर बारी ने आप लोगों के मतलब जितने भी स्कैम्स हैं उनको कैसे कैसे एक्सपोज किया। अगर ये डॉक्टर बारी के पास अब पावर आता है, ये तो सिर्फ एक सोशल मीडिया छोटी सी प्लेटफॉर्म थी, अगर आप मुझे बड़ी प्लेटफॉर्म एज ए पार्लियामेंटेरियन खड़ा करेंगे, आप खुद देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन विद इन डेज में कैसे आएगी। जो मैंने मसाइल अभी आपसे डिस्कस किए वो सब इम्प्लीमेंट करूंगा। क्लियर है कि आप किसी पार्टी के साथ इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे, आप इंडिपेंडेंट? मैंने पहले ही कहा मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं आज भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूं कि आप नॉर्थ में कंबाइन होकर इंजीनियर रशीद को लड़ाइए, आप साउथ में तारिगामी साहब को लड़ाइए, सेंटर में किसी अच्छे को उठाइए, चौधरी लाल सिंह को आप उधमपुर सीट से उठाइए, ये कठुआ सीट से उठाइए, उधमपुर से अगर इवन आज़ाद साहब लड़ रहे हैं उनको उठाइए, और सेंटर से किसी और को उठाइए। मैं हर एक बंदे की वहां कैंपेन चलाऊंगा, घर घर जाऊंगा, भीख मांगूंगा मैं इनके वोट के लिए, ताकि ये अच्छे लोग पार्लियामेंट जाए और लोगों की नुमाइंदगी करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब, जिन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।